तो एक अच्छी खासी रैली तो हो गई है बाजार में 1200-1300 पॉइंट की। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। बाजार में एक लोगों के मन में संशय है कि क्या इस समय ये पुल बैक रैली प्ले आउट हो गई है, या वाकई जिस फैक्टर्स ने इंडियन मार्केट्स को और ग्लोबल मार्केट्स को एक बड़े 10-11 महीने के करेक्शन में डाला था, वो फैक्टर्स भी रिवर्स होना शुरू हो गए परमानेंटली। तो आप क्या डेटा पॉइंट्स रीड कर रहे हैं इस समय? मेरे हिसाब से दो रीजंस हैं जिसके कारण ये रैली आई है। एक तो रिलीफ रैली है, मार्केट्स काफ़ी शार्पली गिर गए थे, रेट हाइक्स का जो टेंशन था उसके पीछे काफ़ी सेलिंग हुई थी। वो डेटा पॉइंट अब मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। अब मार्केट्स को पता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मार्केट्स को पता है कि रेट हाइक बढ़ने वाले हैं। बॉन्ड यील्ड्स आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी फैक्टर कर रहे हैं कि रेट हाइक और होने वाले हैं। तो कोई भी इंतजार ये नहीं कर रहा है कि फेड और रेट हाइक करेगा कि आरबीआई करेगा। उनको जो लग रहा है कि जिन लोग करने वाले हैं वो बॉन्ड यील्ड्स में ऑलरेडी फैक्टर हो गए हैं। दूसरा, कमोडिटीज़ के प्राइसेस करेक्ट हो गए। तो मुझे लग रहा है ये जो रिलीफ रैली है ये प्रिडोमिनेंटली कमोडिटीज़ के पीछे हुई है। कमोडिटीज़ पीक आउट हो गए, अपने हाई से सब 10, 15, 20, 25% डाउन है। इनका इम्पैक्ट आपको इन्फ्लेशन में 2-3 महीने में दिखना चालू हो जाएगा। तो मार्केट एडवांस में चलती है, तो मार्केट को ये क्लियर हो गया है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो पीक आउट हो गया है, नंबर्स में 1-2 महीने में दिखेगा, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट होगा। और उसके पीछे ये एक रिलीफ रैली जो है वो आई है। प्लस एफआई सेलिंग भी थोड़ी कम हुई है। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि एफआई की थोड़ी छोटी मोटी अमाउंट है लेकिन बाइंग हुई है। बट वो एक आप बोलते हैं टर्न अराउंड हो रहा है। नेगेटिव नंबर्स थे वो फ्लैट टू पॉजिटिव हुए हैं। बड़े बाइंग में भी 1-2 महीने में आए, 2-3 महीने में अपने को पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो सेलिंग है वो एक बार के लिए बंद हो गया ऐसा लग रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स के जिसके पीछे ये रिलीफ आएगी ऐसा लग रहा है। मिड कैप के की बात करें, हालांकि आपके पास तो ऑल कैप और मिड कैप दो स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मिड कैप की बात करें तो आपको वहां पे एक करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है कि खत्म हो गया, 40-50% भाव नीचे आ गए, ओनरशिप बहुत एचएनआई और पीएमएसएस ने कम की। क्या वहां पे एक वर्स्ट हो गया और वैल्यू अट्रैक्टिव लगने लगी है आपको मिड कैप यूनिवर्स में? वैल्यूएशन डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। मैं ये नहीं कहता तो सब मिड कैप अट्रैक्टिव है, क्योंकि कई सारी सेक्टर्स और कंपनीज में मार्जिन प्रेशर है। आपके जो इनपुट प्राइसेस जो थे, जो बढ़ गए थे, उसका इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है। लेकिन जो सेलिंग थी एक बार के लिए, वो लग रहा है कि मिड कैप्स में जो पैनिक सेलिंग जो थी वो एक बार के लिए खत्म हो गई है। अगर ये डोमेस्टिक बाइंग जो है, जो मंथली एसआईपी और जो मंथली म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज आ रहा है, अगर ये जारी रहता है तो मिड कैप यहाँ से अच्छा रिटर्न देंगे ऐसा लग रहा है मुझे। आपने हाल ही में कुछ 1500 या 2000 करोड़ 3-4 महीने में रेज किए हैं अपने बड़े इन्वेस्टर्स से एक नए एआईएफ के लिए। किस तरह कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं आपके एचएनआई इन्वेस्टर्स देश भर में, आपके क्लाइंट्स हैं, वो गिरे हुए बाजार में एडिशनल पैसा एलोकेट करने के लिए इच्छुक हैं? कैसी बातचीत हुई आपकी? एक बहुत मार्केट में हमें 20 साल से ज़्यादा हो गए, पहली बार ऐसा हुआ जब मार्केट गिरा है तो हमारे क्लाइंट्स ने यह पूछा कि हम और पैसा कब डालें, यहाँ से मार्केट और डाउन लग रहा है तो रुक के डालें कि अभी डाल दें। किसी ने ये नहीं पूछा कि मार्केट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं, इक्विटी से तरफ देखना चाहिए कि नहीं ये इक्विटीज मेरे लिए नहीं है, मैं तो अपने बिजनेस में बेटर हूँ, यहाँ से पैसा निकल के वहाँ शिफ्ट कर लूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बहुत व्यू क्लियर है कि हमें पैसा डालना है, कब डालना है ये आप हमें बताइए। क्या बात है, तो ये बड़ा मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और एमफी बोलिए या पूरी जो इंडस्ट्री बोलिए, जिन्होंने एसआईपीज जो उन्होंने जो प्रोग्राम्स किए हैं, मीडिया हाउसेज आपके जैसा जिन्होंने ये सब पब्लिक को जाहिर किया है कि भाई आपको रेगुलरली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इक्विटीज़ को 4-5 साल के व्यू से देखना चाहिए, ना कि 3-4 महीने के व्यू से, वो मुझे लग रहा है कि अब दिख रहा है। और एक पॉपुलेशन में भी चेंज आया है। आप जो देख रहे हैं, ये जो पैसा आ रहा है, बेंगलोर से ज़्यादा पैसा आता है, चेन्नई से पैसा आता है, जो आईटी के पैसे हैं, ईसॉप से, स्टार्टअप से, ये जो पैसे आए हैं, ये सब जो नई जनरेशन है उनके लिए इक्विटी मार्केट्स वो टैबू नहीं है जो एक पुराने 10-15 साल पहले कहते थे भाई यहाँ पे तो बाजार मेरे लिए नहीं है। तो वो एक बहुत सी चेंज आया है भारत देश में, और ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इनफॉर्मल टू फॉर्मल इकोनॉमी अपनी चेंज होगी। फाइनेंशियल मार्केट जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी फिजिकल इन्वेस्टमेंट के आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, जो कि अब दिख रहा है। कल्चर चेंज है और ये एक ओपन माइंड से निवेशक अब बाजार में आ रहे हैं और वो समझते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास को जिसकी समझ आ रही है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने ये। आइए बात करते हैं आपके जो दो स्ट्रैटेजीज हैं, ऑल कैप और मिड कैप। इससे पहले कि हम बात करें आपके डिटेल्स में, अर्निंग्स क्वालिटी कैसी लग रही है? क्योंकि एक तरफ मार्जिन का प्रेशर आया, दूसरी तरफ स्लो डाउन भी आया, कुछ उनके ग्रोथ प्लान्स भी स्केल हुए होंगे, स्केल डाउन।
अगर हम 12 या 14 महीने की अर्निंग विजिबिलिटी दोनों स्ट्रेटजीज की आपके देखें तो किस रेंज में नजर आ रही है? हमारा हमेशा से इन्वेस्टमेंट फोकस ये रहा है कि हम वही कंपनीज खरीद लेंगे जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ हो। हम वैल्यू इन्वेस्टर्स नहीं है कि कुछ बहुत सस्ता है तो खाली सस्ता इसलिए ले लिया। हमारा ये मानना है कि अगर सस्ता के साथ अर्निंग्स ग्रोथ का कोई ट्रिगर होना चाहिए, नहीं तो जो सस्ता है वो बहुत सस्ता हो जाएगा। तो ये हमारे साथ फोकस रहा है। तो इसलिए हमारे दोनों पोर्टफोलियोज में हम 15 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है इस साल। आने वाले साल में भी हमको सिमिलर नंबर्स दिख रहा है। और पूरे पोर्टफोलियो में समझो हमारे 30 कंपनीज के पोर्टफोलियो हम बनाते हैं। दोनों जो स्ट्रैटेजी थे तो ऑलमोस्ट 30 स्टॉक्स पोर्टफोलियोज हैं। उसमें से 4 या 5 कंपनीज ऐसी होंगी जहाँ पे नियर टर्म अर्निंग्स प्रेशर है, मार्जिन प्रेशर है। 7 से 8 कंपनीज ऐसी होंगी जहाँ पे मार्जिन फ्लैटिश है। बाकी सब कंपनीज में या तो मार्जिन इंप्रूव हो रहा है या तो टॉप लाइन इंप्रूव हो रही है, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल्स पे 15 से 20% का ग्रोथ हमको दिख रहा है, जिसमें बैंकिंग्स में अच्छा खासा हमको ग्रोथ दिख रहा है। आईटी में भी ग्रोथ है। पहले 20-25% का जो ग्रोथ दिख रहा था वो नहीं है, 15 से 20% आएगा या कोई कंपनीज में 10 से 15% आएगा। लेकिन 2-3 क्वार्टर में वो भी हमको दिख रहा है कि एक बार नॉर्मलाइज हो जाएगा। आज आईटी में क्या प्रेशर है कि स्टाफ आपका जो घर से काम कर रहा था वो अब ऑफिस आने लगा है। ऑफिस आने लगा तो आपको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, चाय, कॉफी, ट्रैवल, फ्लाइट सब बिल आएंगे। सब खर्चे जो आप बचा रखे थे वो सब वापस आ जाएंगे। तो वो 1-2 क्वार्टर का फिनोमिनन है। उसके बाद बिजनेस इज बैक टू नॉर्मल, क्योंकि ये तो आप कर ही रहे थे कोविड के पहले। बिल्कुल। और डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो आईटी भी हमको अच्छा लग रहा है। मिड कैप आईटी, अगर मैं पूछूं एक फॉलोअप क्वेश्चन, मैंने काफी नाम देखे आपके पोर्टफोलियो में। मिड कैप आईटी इन पर्टिकुलर पे अगर आप नाम ना लेना चाहें तो कंपनीज जिनके बिजनेस मॉडल आपको इतने रोबस्ट नजर आ रहे हैं और शायद इसलिए आपने अपने पोर्टफोलियोज में उनका शामिल किया, जहां ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है और उनके पास मार्जिन प्रेशर उतना नहीं है जितना शायद लार्ज कंपनी को फेस करना पड़ा, ऐसा कुछ बताएंगे आप कुछ थीम्स? मिड कैप आईटी से पहले ओवरऑल आईटी में हमारा ये व्यू है कि 1-2 क्वार्टर्स का पेन है। उसके बाद आईटी शुड डू वेल। मार्केट में पब्लिक को ये वरी है कि यूएस में रिसेशन हो जाएगा और वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, तो इन सब कंपनीज जो 90% एक्सपोजर यूएस से है, इन सब कंपनीज का क्या होगा? बिल्कुल। हमारा ये मानना है कि यूएस एज ए देश बंद नहीं होने वाला है, वहाँ की कंपनीज बंद नहीं होने वाली, वहाँ पे स्लो डाउन होगा। अगर स्लो डाउन होता तो आप क्या करते हो? आप कॉस्ट कम करते हो, आप खर्चे कम करते हो ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहे। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है खर्चा कम करने का, क्योंकि आप जो आईटी का काम यूएस में एक्सटेंशन को $100 पे दे रहे हो, वही काम आप इन्फियो टीसीएस को $25 में दे दो। इससे बढ़िया सेम क्वालिटी, इससे बढ़िया कॉस्ट कटिंग नहीं हो सकती है। तो हमें लगता है कि 1-2 क्वार्टर हो सकता है कि थोड़ा 1-2% मार्जिन ऊपर नीचे हो जाए, 1-2% ग्रोथ रेट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर रिसेशन आ भी गया यूएस में तो इंडियन आईटी कंपनीज मार्केट शेयर गेन करेगी, इनके ग्रोथ और प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं आएगा। और जो मैक्रो थीम है कोविड के बाद, हर एक कंपनी को आज क्लाउड पे जाना है, हर एक कंपनी को डिजिटल होना है, हर एक कंपनी को अपनी ग्लोबल ऑफिसेज, ब्रांचेस, नेटवर्क करनी है, हर एक को एम्प्लॉय घर से काम कर सके ये एनेबल करना है। तो ये जो बड़ा ट्रेंड है आईटी स्पेंडिंग का, जिसका बेनिफिट हर एक आईटी कंपनी को मिलेगा, वो एक बड़ा ट्रेंड है। इसमें अभी जो मिड कैप आईटी कंपनीज है, ऑब्वियसली छोटी कंपनीज हैं, तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। आज आप $1 बिलियन एंटिटीज टीसीएस इन्फी लेंगे, उनमें उस बड़े साइज में ग्रोथ करने के लिए 10 से 12% ग्रोथ आएगा, 15% ग्रोथ आएगा। छोटी कंपनी 20-25% भी ग्रो कर सकती है, क्योंकि इनका साइज छोटा है और डिमांड है। आज की तारीख में आप कोई भी आईटी कंपनी से मिलिए, उनका सबसे बड़ा इशू है पीपल, एम्प्लॉय नहीं मिल रहे। बोले डिमांड तो है, क्लाइंट है, क्लाइंट को सर्विस करने के लिए आदमी चाहिए। अगर आदमी मिलते हैं तो हम कल उनको डिप्लॉय कर देंगे। तो ये व्यू से हमने आईटी मिड कैप्स में एक्सपोजर रखा है। हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स थोड़ा इंपैक्ट रहे, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि ये सेक्टर में बहुत पैसा रिटर्न आएगा। आपने शुरू में बताया था कि कमोडिटी साइकिल पीक होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साइंस बहुत क्लियर हैं। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए अच्छे खासे और कोई रिबाउंड्स नहीं आ रहे। तो कमोडिटी यूजर इंडस्ट्रीज में कैपिटल गुड, ऑटो एंट्री, या बहुत सारे और भी हैं, आपने कहाँ पे एक्सपोजर लेना शुरू किया है, जहाँ एक तो कमोडिटी के प्राइस नीचे आने का फायदा मिल रहा है मार्जिन में, प्लस रेवेन्यू या सेल्स की विजिबिलिटी 3-4 साल के बाद अब अच्छी हो रही है, कहीं रिवर्सल में आपने दिख रहा है? तो हमने ऑटो में एक्सपोजर लिया पिछले 3 महीनों में, थोड़े ऑटो एंसिलरीज दोनों लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने ऑटो में पहली बार, पिछले 4 साल में हमारे पास कभी ऑटो नहीं था, तो हमने ऑटो में 2 व्हीलर कंपनी ली है अभी पिछले 3 महीने में। ऑटो एंसिलरीज भी देखे हैं और हमें लगता है कि हाँ, आने वाले 12-15 महीने में यहाँ पे अच्छा एक टर्न अराउंड आएगा, क्योंकि तेल के भाव भी हमें लगता है कि कम होंगे। तो वो जो डिमांड इम्पैक्ट हुई थी वो भी रिकवर हो जाएगी, जो मार्जिन प्रेशर है वो भी रिकवर हो जाएगा, और उस हिसाब से ऑटो इज़ लुकिंग गुड।
कैप गुड्स में हमने बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड करती है। एबीबी सीमेंट्स, ये बहुत बढ़िया कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत महंगे हैं। तो हमारे जो पोर्टफोलियो का स्टाइल है उस स्टाइल में ये फिट नहीं बैठते हैं। उस हिसाब से कैप गुड्स का एक्सपोजर कम है, लेकिन ये सेक्टर भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें मिड टियर कैपिटल गुड्स कंपनी है बहुत सारी, जो बड़ी कैपिटल गुड या बड़े कैपेक्स में इनपुट प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं अभी? वहाँ पे भी ग्राउंड लेवल पे आप किसी से भी बात करिए, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कैपेक्स स्पेंड करते हैं ऑयल एंड गैस और मेटल कंपनीज। दोनों सेक्टर में पिछले 2 साल में बहुत डीलिवरेजिंग हुई है, क्योंकि काफ़ी सारा कैश जनरेट हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, तो सबकी जो बैलेंस शीट में जो डेट था वो कम हो गया है। अब कंफर्टेबल डेट, या बहुत सारी कंपनी इनमें डेट फ्री हो जाने वाली है, तो अब ये सब एक्सपेंशन प्लान अनाउंस कर रहे हैं, और उसके पीछे ये सब जो एंसिलरी कंपनीज है कैपिटल गुड्स की, उन सबको बेनिफिट हो रहा है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, दोनों रोड, रेलवेज, आप कोई भी सेक्टर देखिए सब जगह पे स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। पीएसयू कैपेक्स के बेनिफिशियरीज में आप अपना काम कर रहे हैं थोड़ा ऑलरेडी। पीएसयू और प्राइवेट दोनों जगह पे आप देखेंगे तो काफी अच्छा कैपेक्स स्पेंड हो रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा कि होम इम्प्रूवमेंट एक ऐसा थीम है जो लास्ट 4-5 साल में बहुत बड़ा होके इंडिया में आ गया, और आप कोई विदेशी कंपनी हेटिक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, दुनिया भर की कंपनी जो है वो इंडिया में आके घरों में शान बढ़ा रही हैं, और हम सब देख रहे हैं किस हिसाब से लोग अपने घर को अपग्रेड कर रहे हैं। कोविड की वजह से भी शायद थोड़ा फर्क पड़ा। तो आप होम इम्प्रूवमेंट थीम को कैसे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी मिड कैप हैं अभी, आप कैसे खेल रहे हैं इसको, अपने थीम को? हम तो पिछले 3 साल से इस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 4 या 5 कंपनीज होंगी इस सेगमेंट में जो होम इम्प्रूवमेंट में है, और हम काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। हमारा व्यू इसलिए भी पॉजिटिव है कि हमारे पास डायरेक्ट रियल एस्टेट नहीं है। हम डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनी में हमने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है। हम रियल एस्टेट सेक्टर पे व्यू बहुत पॉजिटिव है। 7-8 साल के साइकिल के बाद अब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। पिछले 12-15 महीने ऐसे हो गए कि आपकी इन्वेंट्री कम हुई है, सेल्स वेलोसिटी बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट्स कम थे, इसलिए भी काफ़ी अच्छा डिमांड आया है। तो जो होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट है वो उसका रियल एस्टेट का भी बेनिफिशियरी है। तो आप कैसे खेल रहे हैं? प्लाईवुड से खेल रहे हैं आप, फर्निशिंग से खेल रहे हैं, टाइल्स से खेल रहे हैं, किस तरह से आप ये थोड़ा बहुत? तो हमारे पास एक लैमिनेट कंपनी है, हमारे पास एक MDF प्लाई की कंपनी है, हमारे पास एक सीमेंट रूफिंग कंपनी है, तो इनडायरेक्टली इनके थ्रू हम खेल रहे हैं। टाइल्स भी हमें पसंद है, लेकिन अब तक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वेटिंग फॉर द राइट प्राइस। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल का इशू इन टाइल कंपनी में बहुत हुआ था, गैस के प्राइस बहुत बढ़ गए। हाँ। शायद अब वो रिवर्सल आएगा। मिड कैप NBFC लेंडर्स की बात करें, बैंक्स तो हमें सबको पता है कि FI ओन्ड थे, बहुत अंडर परफॉर्म किए अच्छे फंडामेंटल्स या इंप्रूविंग फंडामेंटल्स के बाद भी, क्योंकि FI सेल करते आए। लेकिन मिड कैप NBFCs जिन्हें एक तरफ राइजिंग रेट्स का फर्क पड़ता है कि उनका भाव बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन अपॉर्चुनिटी साइज उनके पास बहुत ज़बरदस्त है। रिटेल ग्रोथ तो थम ही नहीं रही थी, इनफैक्ट उसको आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमें लग रहा है कि NBFC सेगमेंट में आपको लीडर्स के साथ रहना चाहिए, जो भी सेगमेंट का लीडर है, क्योंकि उसी लीडर के पास प्राइसिंग पावर है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो पास ऑन करने के लिए, और उसके पास रिटेल नेटवर्क है फंड्स रेज करने के लिए। क्योंकि अगर रेट्स बढ़ रहे हैं और आपके पास अगर रिटेल लेवल पे FD आप ले आ सकते हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है उतना नहीं बढ़ेगा, और आप बैंक के साथ कम्पीट कर पाएंगे। राइजिंग रेट में बैंक्स को बहुत फायदा होता है, NBFCs को उतना नहीं होता है। तो ये जो आपको डिसएडवांटेज है वो जो लीडर्स है, जो बड़ी कंपनीज NBFCs की, वो फिर भी झेल पाएंगी। इसलिए हमारा फोकस हमेशा ये रहा है कि NBFC सेगमेंट में हम लीडर्स में इन्वेस्ट करें। जैसे गोल्ड लोन सेगमेंट है, उसका जो लीडर है वो हमारे पोर्टफोलियो में है। सिमिलरली हमने 2-3 और NBFC में इन्वेस्ट किया है जो हाउसिंग फाइनेंस में अपने सेगमेंट में लीडर्स हैं, कोई है जो MSME में अपने सेगमेंट में लीडर हैं। तो हमारा फोकस हमेशा इसी सेगमेंट में रहा है कि NBFC के लीडर्स में इन्वेस्ट करें। हमने देखा हाल ही में कि आपने कुछ इनोवेयर कंपनीज में भी स्टेक बढ़ाया अपने फंड्स में। अभी इनोवेयर में ऐसा देखा है कि एक तरफ तो पेज इंडस्ट्रीज ने बहुत लंबे समय तक लीडर की तरह रहा, जो दूसरी छोटी कंपनीज थी, लक्स, डॉलर या रूपा, या फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, ये लोग कमोडिटी टाइप प्रोडक्ट बनाते थे, बट अब ये अपग्रेड कर रहे हैं वैल्यू चेन में और अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, सेक्टर भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। इस थीम पे आपका क्या व्यू है? इस थीम पे 2 व्यू हैं। एक तो ये कि हाँ, हर एक कंपनी प्रीमियम मार्केट में एंटर कर रही है,
जो मास कमोडिटी मार्केट था उसे बढ़ के प्रीमियम में जा रही है और इसका बेनिफिट क्लियरली दिख रहा है। आपने जो कंपनीज की बात की, 2 से 3 साल पहले इन सब कंपनीज का 12 से 13% मार्जिन था, आज ये सब कंपनीज 18 से 20% मार्जिन कर रही है। तो ये मार्जिन इंप्रूवमेंट कहाँ से आया? एक तो ये प्रीमियम मार्केट जो उससे आया, दूसरा लॉकडाउन के वक्त बहुत बड़ा शिफ्ट हमें दिखा है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। इन लोग जो मास सेगमेंट में जो माल बेचते थे उसमें बहुत बड़ा सेगमेंट है अनऑर्गेनाइज। जीएसटी के आने के बाद और ये लॉकडाउन आने के बाद एक बड़ा शिफ्ट दिखा, जिनका बेनिफिट ये सभी कंपनीज को हुआ है और इसके पीछे डिमांड भी इंप्रूव हुई है और मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। तो हम इसी थीम पे खेल रहे हैं। अभी भी 70 से 75% मार्केट जो अनऑर्गेनाइज्ड है, हमें लगा कि धीरे धीरे ये रेशियो चेंज होता रहेगा। ये सब फॉर्मल कंपनीज जो मार्केट शेयर गेन करती रहेंगी, प्लस इन लोग नए नए सेगमेंट भी ऐड कर रहे हैं। सब कंपनीज पहले प्रिडोमिनेटली मेंसवेयर में थी, अब धीरे धीरे लेडीज सेगमेंट में भी एंटर कर रहे हैं और किड्स में भी एंटर करेंगे। एंड लेडीज सेगमेंट इज 5 to 10x बिगर देन द मेन सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरीज बहुत सारी हैं जी। तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी इन सब कंपनीज के लिए ग्रो करने का। जॉकी भी यही कर रहा है, बाकी सब पूरी इंडस्ट्री ये कर रहे हैं, बाकी सब कंपनीज भी ये कर रहे हैं और इसलिए लग रहा है कि आने वाले काफी साल होता है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट अच्छी इनफैक्ट नायका जो एक बड़ी कंपनी है अभी, उसने भी अनाउंस किया कि वो इस कैटेगरी में घुसना चाहती है जी। इसके अलावा और कौन से थीम्स आपने पार्टिसिपेट कर रखे हैं जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, मैनेजमेंट अच्छे हैं? अगर आप स्टॉक्स के नहीं बट थीम्स के नाम लें जो अभी बड़े निवेशक या बाजार की बड़ी नज़र वहाँ नहीं गई है। रूरल फोकस कंपनीज पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। हुआ ये कि जो भाव बढ़े हैं, सब चीज़ के भाव बढ़े हैं, गेहूँ, आटा, चावल, सबके भाव बढ़े हैं। जो फार्मर्स के हाथ में जो इनकम है वो बढ़ी है, तो वो हायर इनकम स्पेंडिंग में आपको दिखेगी और हायर इनकम से जहाँ पे भी रूरल फोकस कंपनीज हैं वहाँ पे अच्छा रहेगा। तो एग्रो केमिकल्स हैं, सीड्स हैं, ये सब तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गए। इनडायरेक्टली जो भी कंपनीज है, एफएमजी कंपनीज हैं जिनका रूरल मार्केट में ज़्यादा फोकस है, उन सब कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये उसमें तो लार्ज कैप ज़्यादा कंपनी होंगी, डाबर वैरायटी, या आपको मिड कैप कंज्यूमर कंपनीज भी मिल रही हैं जिनका रूरल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है? दोनों है, ऑब्वियसली लार्ज कैप ज़्यादा है, मिड कैप्स कम है। आपको हर एक कंपनी को इंडिविजुअली असेस करना पड़ेगा किसका रूरल फोकस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हमको लग रहा है कि डिमांड इज प्रिटी रोबस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ये बताइए कि जो आपकी कमोडिटी पिकिंग आउट वाली कॉल है, आपने ऑटो लिया, सेलेक्ट कैपिटल गुड्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं, इंजीनियरिंग अभी आप अवॉइड कर रही हो कि वैल्यूएशन वहाँ पे। एक रिटेल, अपैरल, रियल एस्टेट, सीमेंट, इनको भी कमोडिटी का नीचे आने का बहुत फ़र्क पड़ता है। कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कॉस्ट नीचे आती हैं, कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स को बहुत फ़र्क पड़ता है। इस एरिया में आपने काम किया है? सीमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, मार्जिन प्रेशर आए थे, क्योंकि कोल, डीजल दोनों के सबसे बड़ा इम्पैक्ट सीमेंट में देखा था। और सीमेंट ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप प्राइस इजीली पास ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। तो मेरे को लग रहा है कि 3 से 6 महीने में सीमेंट सेक्टर में मार्जिन रिकवरी आएगी। तो आज जो मार्जिन प्रेशर है, जो एक कंपनी $1000 से $1200 पर टन इबिडा कर रही थी, आप इस क्वार्टर के नंबर देखेंगे तो वो सब $600 से $800 पर टन की इबिडा पे आ गई हैं। तो यहाँ से जो इम्प्रूवमेंट है 1-2 क्वार्टर्स में दिखेगा, तो सीमेंट को बेनिफिट होगा। इस क्वार्टर तो नहीं दिखेगा, उसके बाद के क्वार्टर से आपको दिखेगा। लेकिन भाव पहले मूव करना शुरू हो जाता है, जैसा कि हमने हमेशा देखा है। सीमेंट में आप कैसे ले रहे हैं लार्ज, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है। एक व्यू ये आ रहा है कि जब से अदानी साहब आए और दूसरे बड़े प्लेयर्स ने अपने गेम को और अग्रेसिव किया है, 6-8 पोटेंशियल टेक ओवर कैंडिडेट्स भी बन गए, तो कुछ स्पेशल सिचुएशन भी बन सकती हैं। तो मिड टीयर सीमेंट में आपको ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है इन सब चीज़ों के फैक्टर्स का मिश्रण, या आप सेक्टर लीडर के साथ रुकना चाहेंगे बट वहाँ पे वैल्यूएशन शायद नहीं मिलता सस्ता? तो ये हमेशा रहा है, मिड टीयर सीमेंट हमेशा से लार्ज कैप सीमेंट से सस्ता रहा है, क्योंकि वहाँ पे केपेक्स या ग्रोथ जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कम आता है। हमारे पास दोनों है, लार्ज भी है और मिड भी सीमेंट में। हमें ये लग रहा है कि मिड सीमेंट में इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन हो सकता है 3-6-9 महीने में कुछ M&A एक्टिविटी हो जाए। अदानी जी और कंपनीज खरीद सकते हैं अपना प्रेजेंस इंप्रूव करने के लिए, या उनके कंपटीशन में जो कंपनीज खड़ी है वो ले सकते हैं कि भाई ये हम ले जाए ये कंपनी, उससे पहले हम ले जाए, हम हमारा मार्केट शेयर इंप्रूव कर लें। तो मिड कैप में ये एक बहुत क्लियर ट्रेंड है जो आ सकता है। लार्ज कैप्स में हमें लग रहा है कि अडानी जी के आने से एक अच्छा ही हुआ है, क्योंकि वो हमें नहीं लग रहा है कि बहुत कॉम्पिटिटिव या बहुत डिमांड प्राइस डिस्ट्रक्ट करेंगे। उन्होंने भी ये जो कंपनी एक्वायर की है, लोन लेके की है, उनके लिए भी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ डेट है। तो लॉस करके सीमेंट बेचेंगे या लॉस करके कंपटीशन में कुछ इम्पैक्ट लगेगा, वैसा नहीं लग रहा है।
तो नेट व्यू पॉजिटिव ही है। तो बाजार का ये डर जो थोड़ा ज़्यादा है एक्चुअली कि इतना कंपेरेटिव हो जाएगा कि रिटर्न रेशियो सेक्टर के इम्पैक्ट करेंगे, ऐसा होने नहीं वाला है। वैसा लग नहीं रहा है, अनलेस हमें ये नहीं लगा कि जो रिलायंस जियो ने किया आके रेट्स कम करके कंपटीशन को साफ कर दिया। वो एक ब्रोकरेज ने खबर नोट डाल दिया था कि जियो मोमेंट हो गया सीमेंट का, शायद वो एक्सट्रीम व्यू था। एक्सट्रीम व्यू था। मैंने देखा कि लॉजिस्टिक्स लीडर है आपके पास। लॉजिस्टिक्स में एक तो ओल्ड लेगेसी लॉजिस्टिक कंपनी है जो सिर्फ ट्रक ऑपरेटर्स हैं, दूसरा टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है लॉजिस्टिक्स में। डिलीवरी ने एग्जाम्पल दिया कंपनी आईपीओ के बाद कि टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन लॉजिस्टिक्स में कैसे हो सकता है। और वहीं पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने M&A रूट से और पुरानी लेगेसी के होने के बावजूद अपनी कंपनी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ऑल कार्गो जैसे गति और को भी एक्वायर किया, ब्लू डार्ट भी है। ये जो स्पेस है ये कंसोलिडेट होती जा रही है और ये बहुत स्ट्रेटेजिक हो गई है बिजनेसेस के लिए। लॉजिस्टिक्स का पहले जैसा नहीं रहा। आप इसको कैसे खेलते हैं अपने? तो ये बात आपकी एकदम सही है। लॉजिस्टिक्स एज ए सेगमेंट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कोई भी वेबसाइट से कुछ भी लीजिए, आपको लोकली एक प्रेजेंस तो चाहिए जो आदमी आके आपको घर पे आके डिलीवर करे, तो वो लॉजिस्टिक्स की कंपनी कर रही है। तो इनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो गई है। एक टाइम पे ये डर था कि अब ईमेल का ज़माना है तो कोई चिट्ठी तो भेजेगा नहीं, तो ये सब डिलीवरी वाले क्या करेंगे, कोई कुरियर भेजेगा नहीं, ये सब स्कैन करके ईमेल कर देंगे। तो वो एक डर था, एक काफ़ी समय तक ये प्रेशर रहा इस इंडस्ट्री में। लेकिन अब ये ऑनलाइन डिलीवरी के पीछे जो एक शिफ्ट हम देख रहे हैं फिजिकल रिटेल से ऑनलाइन डिलीवरी, उसके पीछे लॉजिस्टिक्स काफ़ी इंप्रूव हो गया। और हर एक कंपनी को अब स्पीड चाहिए, हर एक कंपनी को एफिशिएंसी चाहिए। आप आज आपने ऑर्डर किया है तो आप एक हफ्ता, आपको 15 दिन वेट करने का आपका कैपेसिटी है नहीं, आपको 2 या 3 दिन मैक्सिमम आप वेट करने के लिए रेडी हैं। तो इसके पीछे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई है। और इंडिया एक बड़ा मार्केट है और रूरल मार्केट है, सेमी अर्बन है, अर्बन मार्केट्स है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लॉजिस्टिक्स में बहुत अच्छी है। और आने वाले सालों में ये एक सेगमेंट है जो बहुत अच्छा करेगा। इसमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत मायने करती है। अगर आप 60-70% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो आप लॉस करेंगे। जैसे आप 80% हो जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 90% में आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो वो बहुत मायने करता है। जो ग्रोथ और डिमांड में हम देख रहे हैं उसके पीछे लग रहा है कि आने वाले ऑलरेडी ये कंपनीज अच्छा प्रॉफिट्स कर रहे हैं और ये प्रॉफिट सस्टेन हो जाएंगे। तो बिल्कुल, तभी आपके पास ये ऑलराइट। अमन, आज हमारे साथ स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपने डिटेल्स में बताया और हिंट भी किया कौन से स्टॉक्स को आपने क्यों अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया हुआ है। हमारी शुभकामनाएं आपका फंड और बड़ा होए और ऐसे ग्रो करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।